Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12 physics unit 3rd and our next topic is current loop as a magnetic dipole. Current loop as a magnetic dipole. हमने ये शो करना है कि अगर हम एक लूप लें जिसमें से करंट चलता है वो एक डाइपोल के जैसे एक्ट करता है, जैसे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो, मीन्स दो पोल हों। तो हमने एक टॉपिक किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एज अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप लेके हमने उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और उसमें हमने एक केस किया था कि जब वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम जो है जो सर्कल की रेडियस है उसको हम निगलेक्ट कर देते थे और उस केस में जो बी आया था वो आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर बाय 2r³। ये ए जो थी ये डिस्टेंस था मिड पॉइंट से उस सर्कुलर लूप का, और वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस जो सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको 2π से मल्टीप्लाई करना है, 2π से डिवाइड करना है। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, नीचे 4π बनाना है हमने 4π और ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा इसका, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4π। और साथ में देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा ऊपर, साथ में i और ए स्क्वेयर है और साथ में पाई भी है, पाई ए स्क्वेयर वैसे इकट्ठा लिख देता हूँ। और नीचे कितना आएगा देखिए 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया 4π हो गया और साथ में r³। और यहाँ से ये पाई ए स्क्वेयर, ए जो है ये रेडियस है उस सर्कल की, सर्कुलर लूप की, तो इसको मैं एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट 2ia अपॉन 4π r³। इसको आप नंबर 1 मान लीजिए। सेकंड हमारे पास हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो निकालते थे 1/4π एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r³। इसमें जो p है वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p। देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो b और e को म्यू नॉट अपॉन 4π पे, ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट पे, दोनों अपने कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। r³ के भी यूनिवर्सली पर पूछना है, ये भी r³ के यूनिवर्सली पूछना है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये लास्ट सिमेट्रिकल है तो ये क्या होगी, IA। तो यहाँ से हम बता सकते हैं देयरफॉर IA इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है P, तो M क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है पॉइंट। वेक्टर नोटेशन में हम इसको m वेक्टर I a वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिंपली IA वेयर n कैप इज़ द नॉर्मली डायरेक्टेड, जो हमें सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। अगर लूप जो हैं उसमें काफ़ी टर्न्स हों, n टर्न्स हों, तो उसके लिए लग जाएगा NIA, तो उसके लिए NIA हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसकी जो मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें इसकी यूनिट आएगी, तो वो यूनिट यहाँ से क्लियर है। देखिए I करंट की होती है एम्पियर और एरिया की स्क्वायर मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर, ये इसकी यूनिट थी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। अब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करना है ऊपर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये टॉपिक कुछ अलग है, थर्ड यूनिट में है। सो इसमें हमने क्या करना है, देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कौन सा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यू नो वेरी वेल। सो हम लेट करते हैं एक न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ मान लीजिए ऐसे एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालूँ तो वो v आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सिस, जिस एक्सिस पे ये मूव करता है ऐसे, ठीक है जी, ऐसे। सो जब हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसमें हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को μL बोल देते हैं, μL, ठीक है। वेयर L क्या है, L है एंगुलर वेट, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, तो μL की डायरेक्शन L से अपोजिट होती है।
सो हमने ये करना है, इसका हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हमें अभी लास्ट टॉपिक में किया कि m इज़ इक्वल टू आई ए होता है, इसी की हेल्प लेंगे आई ए की। यहाँ पे अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का E, और टाइम मैं लेट कर लेता हूँ, इसको लगता है पूरा टाइम चक्कर करने में कैपिटल T। और अगर टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है अलग से डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्कुलर लूप का 2πr सर्कमफ्रेंस, और बाय स्पीड कितनी है v। सो t की जगह पुट कर सकते हैं 2πr/v। सो i कितना आ जाएगा, i आ जाएगा e, ये v जो नीचे ऊपर चला जाएगा और बाय में 2πr। सो i आ गया EV/2πr। एरिया अगर निकालें, अगर इसकी रेडियस को हम r एज्यूम करें, सो एरिया हो जाएगा हमारे पास πr²। एरिया भी निकाल देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो m इसमें हम डिनोट नहीं करते, इसको हम डिनोट करते हैं μl से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कितनी आएगी I इंटू ए, दैट इज़ EV/2πr इंटू πr²। यहाँ से r से r कट हो जाएगा और पाई से पाई कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा EVR/2 μl। ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बट इसमें है क्या, देखिए अगर तो आपको यहाँ पे v की और r की वैल्यू दी है, मीन्स आपको वेलोसिटी दी है कि वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से मूव करता है, और रेडियस भी दी है उस ऑर्बिट की, तब तो आप इससे निकाल सकते हो। बट अगर हमें ये नहीं दिया तब क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं L, और वो क्या होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, और m किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्या करना है आपको, μl से L को डिवाइड कर दो, μl और बाय में L। इसका फ़ायदा क्या होगा, EVR/2, और यहाँ पे mvr भी लग जाएगा, और VR से VR कट हो जाएगा। कितना आ गया E/2m, ये आ गया μl/L कितना आ गया E/2m, और μl कितना आ जाएगा यहाँ से E/2m इंटू L। ये m की जगह यहाँ पे E लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो μl आ गया E/2m इंटू में L। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, इसको नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे, नंबर 1। अब एक बोहर की फेमस कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं इसकी, बोहर साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी, वो हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे वो कैसे आई थी। तो वो होती है NH/2π। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये इस एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, तो 1 2 3 ऐसे एंड सो हम पुट करते रहेंगे। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड l क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट जो टॉपिक ये हमने अभी फाइंड किया वो कितना था, E/2me, और इंटू में यहाँ पे L था, तो L की जगह हम डालेंगे NH/2π। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये सारा कांस्टेंट के टर्म्स में आ गया, μl हो जाएगा, यहाँ से n बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा EH/4πme। अब इसमें देखिए h कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स होती है प्लांक्स कांस्टेंट की, h की, ठीक है, और पाई की भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E ये भी फिक्स है, मतलब सभी कांस्टेंट हैं, सिर्फ n बदलेगा। मीन्स आपको ऑर्बिट का पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तब आप n को डाल के, और बाकी तो कांस्टेंट है, डाल के आप μl निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें इसी का पार्ट है बोहर्स मैग्नेटर। कुछ नहीं है, बोहर मैग्नेटर ने क्या बोल दिया कि जब उसको अपने नाम से बोल दिया, म्यू भी बोल दिया, ये बोलते हैं जब μl जो है मिनिमम होगा, μl मिनिमम कोई बोहर मैग्नेटर बोलते हैं। मिनिमम कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स जब फर्स्ट ऑर्बिट होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बोहर मैग्नेटर को, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही हो ओनली। सब उस केस में देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, और म्यू भी कितना आ जाएगा, म्यू भी फिर आ जाएगा EH/4πme।
ठीक है जी, ये आ जाएगा EH/4πme। और इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं सभी की। E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
और 4 पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 9.11 10⁻³ किलोग्राम। सोल्व करने के बाद जब सोल्व करेंगे इसको तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो होती है 9.27 इंटू 10⁻24। 24 क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर स्क्वायर मीटर। एम्पियर स्क्वायर मीटर ये इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट है इसमें बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट को बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनोइड मींस एक सोलेनोइड को बार मैग्नेट के साथ कंपेयर करना है। तो बड़ा इजी टॉपिक है कि एक बार मैग्नेट के जैसे ही सोलेनोइड काम करता है। एक सोलेनोइड को और एक बार मैग्नेट को हम बिल्कुल इक्विवेलेंट डालते हैं। बिल्कुल इक्विवेलेंट मींस उन सभी की प्रॉपर्टी सेम है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं सुन लीजिए एक बार, कि जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आता है। अगर बार मैग्नेट की बात करें ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आता है। दोनों की अगर आप फील्ड लाइंस क्रिएट करें, बार मैग्नेट की भी और सोलेनोइड की, तो फील्ड लाइंस भी बिल्कुल सेम आती हैं, बिल्कुल सेम आती हैं। और दोनों के एक एंड्स जो है वो रिपल्सन करते हैं, दूसरे एंड जो है वो अट्रैक्शन करते हैं। मींस अपोजिट पोल्स जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे। और दोनों के पास जो है बार मैग्नेट लगा लो चाहे आप सोलेनोइड लगा लो, दोनों ही डाइपोल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनोइड के फार अवे पॉइंट पे सेम आते हैं। मींस μ0/4π2m/r³, क्योंकि अब आई ए की जगह हम m डाल देंगे, ये भी सेम आएगा। ठीक है, एक कंपास को आप रखोगे तो वो बिल्कुल ही नेबरहुड में वैसे ही मूव करेगी जैसे बार मैग्नेट में करती थी। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती हैं। सो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड ये आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके नोट्स में टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से काफ़ी टॉपिक जो हैं आपके सिलेबस से कट चुके हैं। तो हमारे पास ओनली 2 टॉपिक बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो टॉपिक कौन से हैं, एक तो है देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक है लास्ट में जो बचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। उससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं ये वो मैग्नेट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होते, नेचुरल नहीं होते, बट इनको बनाया जाता है, इनको लेबोरेटरीज़ में तैयार किया जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ तैयार की जाती है। फॉर्मेशन के लिए करते क्या हैं, एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेके, सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं ऐसे, और इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स एक वायर को लपेट देते हैं, ऐसे कई बार लपेट देते हैं वायर को, और इसको हम अटैच कर देते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, जैसे सेल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कर दिया, या फिर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स, एसी सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें करंट जाएगा इधर से और इधर से आउटपुट होती आएगी। यहाँ से देखें तो इधर से ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन रोड के ऊपर वाइंड करना है आपको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर की। सो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। मींस ये बिल्कुल ही वैसे एक्ट करता है जैसे एक मैग्नेट होता है प्रॉपर। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होते हैं, और नॉर्थ साउथ चेक करने के लिए आपको वो रूल लगाना पड़ेगा कि हम अपने हैंड से इसको ऐसे पकड़ें कि हमारी फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रही हो, तो हमारा एक्सटेंडेड थंब वो क्या बताएगा, नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा, जैसे हम सोलेनोइड में चेक करते थे। ओके, यूज़ क्या है, यूज़ देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होता है, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होता है, और टेलीफोन के जो डायफ्रैगम्स होते हैं, टेलीफोन के डायफ्रैगम्स सुना है आपने, जो पहले रिसीवर होते थे घरों में,
आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, तो जो रिसीवर होते थे जिसमें से आवाज़ जाती थी उसमें एक डायफ्रैगम होता था, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनसे हैवी लोड्स उठाने का काम करवाया जाता है। कैसे? इसको एक क्रेन के ऊपर लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो मतलब वो मैग्नेट बन जाता है। तो जैसे ही वो एक बड़े ढेर में क्रेन को घुमाते हैं तो सारी जो आयरन की थिंग्स हैं, मैग्नेटिक थिंग्स हैं, उसके साथ चिपक जाती हैं और ऊपर ऊपर उठाते उठाते उसको दूसरी तरफ ले जाके हम करंट को स्विच ऑफ कर देते थे, बंद कर देते थे। वो एकदम से मैग्नेटिज्म उसमें ख़त्म हो जाता था और वो सारा लोहे का सामान जो है वो उस जगह पे गिर जाता था जिस जगह में हम गिराना चाहते हैं। तो ऐसे वो हैवी लोड्स को उठाने का काम करता है। हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर मान लो बॉडी के अंदर बुलेट चली जाती है, गोली लग जाती है, तो उस गोली को खींचने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। एक इसमें आता है स्ट्रेंथ का, कि स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करें। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ पहले तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, जो आपने ये बीच में मटेरियल लिया हुआ है। दूसरा डिपेंड करती है कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसके ऊपर डाली हुई है, और तीसरा डिपेंड करता है करंट कितना डाला हुआ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक है ये रिटेंटिविटी और परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, इसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब म्यू जो है उसका हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो इसका कम होना चाहिए इस मटेरियल का, ये जो अंदर आपने सॉफ्ट आयरन लिया है इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस यूनिट के सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, वही करेंगे, फिनिश कर देंगे, और उसके बाद आपकी यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।